हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स मेथड की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स मेथड के बेसिस पे हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस तरह से करते हैं उसको डिस्कस करते हैं और किसी भी स्ट्रक्चर का रिस्पांस क्या होता है, मतलब स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शंस हमें अगर कैलकुलेट करना है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर मैट्रिक्स मेथड के बेसिस पे हम किस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का रिस्पांस देखते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स मेथड को समझने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। तो वो प्री रिक्विजिट क्या हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर मुझे मैट्रिक्स मेथड के थ्रू किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है तो फिर मुझे कुछ बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जनरल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है, मतलब कितने तरह की इक्वेशंस, जैसे आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन और कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बोलेंगे, वो होती हैं और उनको सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, तो इसकी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अप्रोचेस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए कितने तरह की अप्रोचेस लिटरेचर में मिलती हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला था, स्टैटिक अप्रोच और काइनेमेटिक अप्रोच। इस पे बेस्ड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। उसके बाद हमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में भी पता होना चाहिए, उसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद हमें फोर्स और डिफॉर्मेशन, जिसमें ट्रांसलेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं, इनके बीच में हमें रिलेशन आना चाहिए। ठीक, तो किन मेथड के बेसिस पे हम फोर्स और डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं या ड्राइव करते हैं, उन मेथड को डिस्कस करेंगे। और फिर मैट्रिक्स मेथड की दो अप्रोचेस होती हैं, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच और एक फाइनाइट एलिमेंट मेथड इस मैट्रिक्स मेथड से ही बना है, तो दूसरी अप्रोच को बोलते हैं एलिमेंट अप्रोच। तो इस स्ट्रक्चरल अप्रोच और एलिमेंट अप्रोच में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो मैट्रिक्स मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्यों? क्योंकि इस मेथड के बाद ही हम एक मेथड होता है जिसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड बोला जाता है, उसको समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक के आपको इस मैट्रिक्स मेथड के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक के हम वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्या होता है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। तो जनरली या हम स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहले लीनियर स्ट्रक्चर, फिर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और फिर 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो देखिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ तीनों स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्रेम्ड या स्केलेटन स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, ये लीनियर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर सच एज ट्रस, फ्रेम्स, बीम और ग्रिड आर ट्रीटेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और यूनिएक्सियल मेंबर। कि ये जो बीम हैं या ट्रस हैं या जैसे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो ग्रिड से मिलके बनते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मेंबर से बना हुआ मानते हैं। ठीक है, अब इसे लीनियर मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे मैं लिखा कि ऑल द मेंबर्स आर लॉन्ग इनफ इन कंपैरिजन टू देयर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। तो फिर इसकी जो लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन के कंपैरिजन में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि ये इसीलिए इनको 1 डायमेंशनल और स्केलेटन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, और इसको एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स के बेसिस पे हम इनका एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब शेप फोल्ड डायग्राम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरे तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आर प्लेट्स, शेल्स एंड प्लेनर एलिमेंट आर represented by their surface।
कि वो स्ट्रक्चर जो सरफेस के बेसिस पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्लैब की 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में जो थर्ड डायमेंशन थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि दीज स्ट्रक्चर हैव 2 डायमेंशंस कंसिडरेबली लार्जर कंपेयर्ड टू देयर थर्ड डायमेंशन। मतलब इन स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशंस कंसिडरेबली लार्जर होती हैं थिकनेस के कंपैरिजन में या थर्ड डायमेंशन के कंपैरिजन में, और इसीलिए इसको हम 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। अब इनका एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसकी बात और करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि द एनालिसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, कि एक सब्जेक्ट होता है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर हम इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब जो प्लेट एलिमेंट होते हैं या प्लेट तरह के स्ट्रक्चर या स्लैब हैं, उनका एनालिसिस हम नहीं कर पाते। तो हमें थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए, तभी इन स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात और करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आर सॉइल मास, रॉक फाउंडेशन एंड थिक प्लेट्स या कॉम्प्लेक्स मशीन पार्ट्स हैव देयर डायमेंशन इन एनी डायरेक्शन कंसिडरेबली लार्ज। कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे पार्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं जिसके तीनों डायमेंशन जो है वो कंपेरेबल है, ठीक है, कोई भी डायमेंशन बहुत कम नहीं है या 3 डायमेंशन बॉडी है, तो फिर उनका एनालिसिस हम इतनी आसानी से नहीं कर पाते। उसके लिए हमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड आना चाहिए, और फाइनाइट एलिमेंट मेथड जब आपको आता होगा तभी इस तरह के स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस कर पाते हैं। तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मैट्रिक्स मेथड कब सूटेबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज सूटेबल ओनली फॉर स्केलेटन स्ट्रक्चर। जो स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, उसी में हम मैट्रिक्स मेथड के बेसिस पे एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर बहुत बड़े बड़े से मैट्रिक्स बनने लगते हैं अगर आप इन सब का एनालिसिस करोगे तो, 2 डायमेंशनल बॉडी का करोगे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने आगे, एंड फाइनाइट एलिमेंट मेथड आर सुटेबल फॉर प्लेट्स, शेल्स एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम। कि अगर कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो फिर उसको एनालिसिस करने के लिए तो हमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड आना ही चाहिए। अगर फाइनाइट एलिमेंट मेथड आता होगा तभी आप 3 डायमेंशनल बॉडी का एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड तो एक पूरा एक सब्जेक्ट है, उसको हम बाद में समझेंगे वो क्या होता है, उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आज हम मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स मेथड फाइनाइट एलिमेंट मेथड का बेस है, तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर 2 तरह के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो कौन सी इक्वेशंस होती हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा जनरल मेथड ऑफ एनालिसिस की बात और करते हैं कि कोई भी मेथड हो एनालिसिस करने का, उसमें 2 तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि एनी मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस मस्ट सेटिस्फाइज 2 कंडीशंस। कि कोई भी मेथड हो वो 2 तरह की कंडीशंस को या 2 तरह की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ये ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस है वो, एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं और दूसरी कंपैटिबिलिटी कंडीशंस होती हैं। कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेसिस पे हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जितने अननोन हैं उनको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो अननोन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट हो या फोर्स कंपोनेंट हो, तो फिर हमें कंपैटिबिलिटी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर दूसरी तरह की जो कंडीशंस हैं वो कंपैटिबिलिटी कंडीशन है। तो कोई भी मेथड हो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, वो दोनों ही तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ये ज़रूरी होता है, ठीक। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हैं अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं कि वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अब ये नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा अगर हैं तो वो 2 तरह से हो सकते हैं। कौन कौन से, कि या तो रिएक्शन कंपोनेंट ज़्यादा हो सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिर हम किस अप्रोच को लेके एनालिसिस कर रहे हैं उस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कौन सी चाहिए, ठीक है। मतलब सीधी सी बात ये है कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो
तो फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए होती हैं और उन एक्स्ट्रा इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस होती हैं ये डिपेंड करती हैं किस बात पे कि हमें रिएक्शन कंपोनेंट कैलकुलेट करना है या डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये दोनों ही जो अननोन्स हैं ये अप्रोच पर डिपेंड करते हैं कि आप किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस अप्रोच से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टैटिक अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं या काइनेमेटिक अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। तो अप्रोच को अभी अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस और इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो हम जानते ही हैं, यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में मैंने लिखा क्या, द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर ऑब्टेन्ड बाय स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स के जो लॉ होते हैं, जनरल फॉर्मूले होते हैं, उनके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर 2D होगा, 2 डायमेंशन होगा, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होंगी, और स्ट्रक्चर अगर 3 डायमेंशन होगा तो फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होंगी उनकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा फॉर ए प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब प्लेन स्ट्रक्चर के लिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं वो 3 होती हैं, और फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं वो 6 होती हैं। यहाँ पे मैं लिखा 6 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगर वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर है तो फिर क्या होगा, उसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होंगी और उसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं, कौन कौन से फोर्स कंसीडर करते हैं, उसके बारे में और बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर इन एडिशन टू ऑल द स्टैटिक फोर्सेस, कि जो स्टैटिक फोर्स लग रहे हैं उनको तो कंसीडर करते ही करते हैं, साथ साथ द इनर्शिया फोर्स एंड डंपिंग फोर्स, कि अगर डंपिंग फोर्स उसके अंदर है तो उसको भी कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने लिखा इफ प्रेजेंट आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट यूजिंग डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कि अगर कोई स्ट्रक्चर वाइब्रेटिंग है, मतलब वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर जो स्टैटिक फोर्स हैं उनको तो कंसीडर करते ही करते हैं, उसके साथ साथ इनर्शिया फोर्स भी कंसीडर किया जाता है, और जो डंपिंग फोर्स अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर लग रहा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर डंपिंग इफेक्ट भी है तो फिर उसको भी कंसीडर करते हैं यूजिंग डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती हैं मैंने उसके बारे में बताया। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन की बात और करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंपैटिबिलिटी कंडीशन, और कंपैटिबिलिटी कंडीशन की डेफिनेशन मैंने लिखी क्या, कि कंपैटिबिलिटी कंडीशन रिफर टू द कंटिन्यूटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, कि जब हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन होता है, डिफ्लेक्शन मिलता है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं हो स्ट्रक्चर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तभी ये इक्वेशन आपको मिलती हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशंस। देखिए मैंने इसको और अच्छे से डिफाइन किया, क्या लिखा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट फिट टुगेदर विदाउट डिसकंटिन्यूटी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लोडिंग, कि किसी भी लोडिंग की स्टेज हो, लोडिंग के किसी भी स्टेज के लिए स्ट्रक्चर फिट होना चाहिए, मतलब कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिक अजम्पशन भी आप मान सकते हैं इस कंटिन्यूटी कंडीशन के लिए। ठीक, देखो मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे लिखा आपको कि डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड शुड बी compatible with the continuity of the structure and the support condition। इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब तो अगर लिटरल मीनिंग की बात करूं तो हम संतुलन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन। ठीक है, और अगर कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो कंपैटिबिलिटी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है अनुकूलता। तो ये अनुकूलता का मतलब क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या, कि डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफॉर्मेशन मिलता है वो शुड बी कंपैटिबल विद द, मतलब अनुकूल होना चाहिए, विद द कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी के अनुकूल होना चाहिए एंड द सपोर्ट कंडीशन के भी अनुकूल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड पे जो बीम है या जो मेंबर है उसके एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि एंड फिक्स है। तो फिर अगर रोटेशन नहीं होगा मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये आपको एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि फिक्स्ड एंड है, और
कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो कम्पिटिबिलिटी कंडीशंस होती हैं ये आती कहाँ से हैं, बनती कैसे हैं, तो वो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या कि कम्पिटिबिलिटी इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड कहाँ से मिलती हैं, बाय रिलेटिंग द जियोमेट्री ऑफ द डिफॉर्म्ड मेंबर या डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर विद द अननोन फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर। के जो कम्पिटिबिलिटी कंडीशन मिलती हैं वो जो जियोमेट्री होती है स्ट्रक्चर की, डिफॉर्म जियोमेट्री, उससे हम देखते हैं, उससे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो कैसे फॉर्म करोगे वो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो जियोमेट्री होती है वो और अननोन फोर्सेस जो होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, इनसे हम एक इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। कैसे करते हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं वो अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे देखो मैंने यहाँ पे लिखा द कम्पिटिबिलिटी इक्वेशन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द इलास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ ए बॉडी बट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन डू नॉट। कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं उनसे मुझे इलास्टिक रिस्पॉन्स के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जो कम्पिटिबिलिटी कंडीशंस होती हैं उनसे स्ट्रक्चर के इलास्टिक रिस्पॉन्स के बारे में हमें पता चलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि फॉर ए प्लेन प्रॉब्लम, कि जो प्लेनर प्रॉब्लम होती हैं उसमें 3 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, 2 ट्रांसलेशन पॉसिबल होते हैं और 1 रोटेशन पॉसिबल होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर। और अगर 3 डायमेंशन हो तो मैंने क्या लिखा, फॉर ए 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम, कि अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो फिर 6 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल। इन 6 डिस्प्लेसमेंट में से 3 ट्रांसलेशन होते हैं और 3 रोटेशन होते हैं। क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाल के लिखा, जो अभी मैं आपसे बोल रहा था कि जो कम्पिटिबिलिटी कंडीशन होती हैं वो स्टैटिक मेथड या स्टैटिक अप्रोच जो होती है उसमें भी होती हैं, उसमें से भी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे 3 मोमेंट थ्योरम, ये एक तरह की कम्पिटिबिलिटी कंडीशन है। उसी तरह से अगर मैं काइनेमेटिक मेथड से सॉल्व करता हूँ किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है, एनालिसिस करते हैं आप किसी भी स्ट्रक्चर का काइनेमेटिक मेथड से या काइनेमेटिक अप्रोच से, तो फिर आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलती है। तो जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो भी एक तरह की कम्पिटिबिलिटी कंडीशन ही है। ठीक है, इसी तरह से इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कम्पिटिबिलिटी इक्वेशन में बी लाइक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, मोमेंट एरिया मेथड या कैप्लॉरिन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट। और भी जो इक्वेशंस होती हैं जो हमें इन डेटा स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होती हैं या हम कैलकुलेट करते हैं, उन्हें हम कम्पिटिबिलिटी कंडीशंस बोलते हैं। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो कम्पिटिबिलिटी कंडीशन होती हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेस के फॉर्म में फॉर 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर मुझे किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है तो फिर हम किन अप्रोचेस के थ्रू उस स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 तरह के अप्रोच बताता हूँ जिसके बेसिस पे हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली और लिखा अप्रोचेस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक, मैंने लिखा ऑल मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर फॉल अंडर एनी ऑफ द 2 कैटेगरीज। कि मुझे किसी भी स्ट्रक्चर का अगर एनालिसिस करना है तो हम सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो, चाहे वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो, कानीज मेथड हो, कॉलम एनालॉजी मेथड हो, 3 मोमेंट थ्योरम हो, ये जितने भी मेथड्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर के एनालिसिस करने के, इन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, देखिए यहाँ पे मैं लिखा फोर्स और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है, और सेकंड लिखा डिस्प्लेसमेंट और द स्टिफनेस मेथड। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है जिसमें फोर्स एज ए अननोन होता है, और दूसरा जो मेथड है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड या स्टिफनेस मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इन मेथड को समझने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक, इन 2 अप्रोच को हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों अप्रोच के बेसिस पे ही हम जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड होता है इसको समझ पाएंगे। ठीक, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें अननोन क्या होते हैं उसकी बात करेंगे, और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, उसमें हम कौन से अननोन यूज़ करते हैं या उसमें कौन से अननोन होते हैं
और उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसे अगर मुझे समझना है तो फिर इन दोनों अप्रोच को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली कि फोर्स और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होगा मतलब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड जो है वो इसी फोर्स मेथड का के बेसिस पे है। ठीक है, मतलब इसी कैटेगरी में आता है। तो अब यहाँ पे मैं लिखा कि इन दीज मेथड्स फोर्स आर द अननोन क्वांटिटी, कि यहाँ पे इन मेथड्स में मतलब जिस फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जो होते हैं, जो फोर्स मेथड होते हैं, इनके अंदर फोर्स एज ए अननोन क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट मेड स्टैटिकली डिटर्मिनेट बाय रिलीजिंग सर्टेन रिडंडेंट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है बाय दिस मेथड, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस जो गिवन स्ट्रक्चर है उसको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, मतलब एक एंड फिक्स्ड है, ये बीम है और यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है और इसके ऊपर यूडीएल लगा है। तो हम को इस स्ट्रक्चर का अगर एनालिसिस करना है, इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट बनाना है, मतलब इस सिंपली सपोर्टेड जो सपोर्ट है उसको हटा दीजिए, तो ये कैंटिलीवर बीम बन जाएगा। अब जब कैंटिलीवर बीम बना तो फिर इस यूडीएल के कारण डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आगे लिखा द डिफॉर्मेशन ऑफ द रिलीज स्ट्रक्चर इज दस इनकंसिस्टेंट, कि यहाँ पे तो डिफॉर्मेशन होना नहीं चाहिए क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन आपने जब इसको रिलीज़ कर दिया, यहाँ से इस रिएक्शन कंपोनेंट को हटा दिया, तो फिर इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर आगे मैंने लिखा टू रीस्टोर कंटिन्यूटी इन द डिस्प्लेसमेंट एडिशनल फोर्सेस करस्पॉन्डिंग टू द रिलीज रिटर्डेंट्स आर अप्लाइड। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इसमें इस यूडीएल के कारण डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फिर इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे तो सिंपली सपोर्टेड एंड पे तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो वापस अपनी पोजीशन लाने के लिए आपको यहाँ से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो फोर्स ही अननोन होगा। ठीक है, मान लीजिए ये अगर रिएक्शन VB है, तो इस VB को आप रिएक्शन कंपोनेंट जो है इसको आप एज ए अननोन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और आगे देखिए फिर मैंने लिखा दिस रिजल्ट in a set of simultaneous equations of unknown forces, कि ये जब आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो फिर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशंस के अंदर जो रिएक्शन कंपोनेंट होंगे, मतलब जो फोर्सेस होंगे वो अननोन होंगे। क्लियर? अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा था, लेकिन इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसको पूरा डिटेल में हम समझेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड क्या होता है या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड क्या होता है और इनको हम किन स्टेप्स में सॉल्व करते हैं और फिर उससे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, उसको पूरा बताऊंगा, पूरा मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन तक पहुंचते हैं, उसकी बात की। अब आगे चलते हैं और डिस्प्लेसमेंट और स्टिफनेस मेथड की बात करते हैं। ठीक है, जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है उसका बेस यही है, मतलब वो जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है वो इसी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एज ए अननोन क्वांटिटी होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि इन दिस मेथड डिस्प्लेसमेंट्स आर द अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, अब द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट मेड काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट। यहाँ पे आपने स्टैटिकली डिटर्मिनेट बनाया था फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में, यहाँ पे आप उसको काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट बनाओगे। कैसे बनाओगे अभी बताता हूँ। प्रिवेंट ऑल पॉसिबल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, कि वहाँ पे हम जॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको प्रिवेंट करके हम काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट बनाते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपसे बोला कि एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, उस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में ये एंड फिक्स्ड है और ये एंड सिंपली सपोर्टेड है, तो इस सिंपली सपोर्टेड एंड पे रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो रोटेशन अगर पॉसिबल है और रोटेशन को मुझे प्रिवेंट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, तो क्या करोगे, इसको फिक्स कर दीजिए। और इसको अगर आपने फिक्स कर दिया तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा। लेकिन क्या होगा वो आगे में लिखा
in the restrained structure joint equilibrium is violated। तो जॉइंट का इक्विलिब्रियम वायलेट हो गया। कैसे वायलेट हो गया? क्योंकि यहाँ पे आपने रोटेशन को प्रिवेंट किया, तो फिर इसको फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के कारण यहाँ पे मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। जो फिक्स एंड बना दिया आपने, तो फिक्स एंड पे जो एंड मोमेंट होते हैं वो इंड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए इसके ऊपर यू डी एल है, तो WL²/12 इस पर मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे? टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट एट द रेस्ट्रेंड जॉइंट आर अलाउड। तो अब इसको आपको जो रेस्ट्रेंड एंड है इस पे डिस्प्लेसमेंट को अलाउ करिए, तो क्या होगा? विच रिजल्ट इन अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट। तो फिर आपको कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलेंगी जिसके अंदर अननोन होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एज ए अननोन क्वांटिटी होगा, मतलब आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की तरह इक्वेशन दिखने लगेगी। ठीक है, और वो जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वही आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती है, और उसी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के बेसिस पे हम जो अननोन चाहिए होते हैं वो अननोन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि हम ये जो इन डेटा स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, वो एक्स्ट्रा इक्वेशंस हम वो एक्स्ट्रा इक्वेशंस हम ड्राइव कर लेते हैं इस फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के बेसिस पे या डिस्प्लेसमेंट मेथड के बेसिस पे। ठीक है, अब जैसे इस मेथड में कौन कौन से आते हैं? जैसे इस अप्रोच में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, काइनेज मेथड, वो सब इस अप्रोच के मेथड हैं। इसी तरह से अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या फोर्स मेथड की बात करूं, तो यहाँ पे 3 मोमेंट थ्योरम, कॉलम एनालॉजी मेथड इस कैटेगरी के मेथड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट और बताता हूँ, एक नोट डाल के मैंने यहाँ पे लिखा कि मेथड कोई सा भी हो, ये दोनों में से किसी भी मेथड की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही मेथड से आपको कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलती हैं, और वही इक्वेशंस कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस होती हैं। ठीक, सीधी सी बात है ये है कि वो कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस होती हैं, और उन एक्स्ट्रा इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अननोन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि देयर आर दस 2 अप्रोचेस ऑफ एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन के बेसिस पे ही ये 2 अप्रोचेस डेवलप हुई हैं। कैसे? कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड था, इस फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में हमने स्ट्रक्चर को सबसे पहले स्टैटिकली डिटर्मिनेट बनाया, या फिर मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि हमने स्ट्रक्चर को इनकंसिस्टेंट बनाया। ठीक है, मतलब जब उसमें आपने उस स्ट्रक्चर को रिलीज़ किया, मतलब जो आपने प्रॉपर्टी कैंटिलीवर बीम कंसीडर किया था, उसमें जो सिंपली सपोर्टेड था, उसमें से जब सपोर्ट को आपने हटाया था, उसको रिलीज़ किया था, तो फिर स्ट्रक्चर इनकंसिस्टेंट हुआ था। और यहाँ पे इस मेथड में, स्टिफनेस मेथड में जो स्ट्रक्चर है उसको आपने सबसे पहले काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट बनाया, और काइनेमेटिकली जब डिटर्मिनेट बनाया, मतलब जो एक प्रॉपर्टी कैंटिलीवर बीम में जो सिंपली सपोर्टेड एंड था उसको आपने जब फिक्स किया था, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन का वायलेशन किया था। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यह है कि दोनों ही मेथड में हमें कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलती हैं, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अननोन कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बेसिस पे शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन जो हम करते हैं उसके बेसिस पे ही ये 2 अलग अलग अप्रोचेस डेवलप हुई हैं। ठीक, अब आज हमने जो कुछ पढ़ा उसको कंक्लूड और करते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं वो मैंने आज आपको बताया कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको डिस्कस किया। और 2 तरह की कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन और कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होती हैं, इसको डिस्कस किया। कोई भी स्ट्रक्चर हो वो ये दोनों ही तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद मैंने आपको 2 तरह की अप्रोचेस के बारे में बताया कि एक स्टैटिक अप्रोच क्या होती है जिसमें ये फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आते हैं, और दूसरी अप्रोच काइनेमेटिक अप्रोच होती है जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट मेथड या स्टिफनेस मेथड आते हैं। और ये दोनों ही अप्रोच इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो हम 2 मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे,
एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और दूसरा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो वो दोनों ही मेथड एक इस अप्रोच पे बेस्ड है और जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है वो इस अप्रोच पे बेस्ड है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैट्रिक्स मेथड के सेकंड पार्ट में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है इसको डिस्कस करेंगे और ये रिलेशनशिप किन मेथड से ड्राइव होती है उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स मेथड की स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है और एलिमेंट अप्रोच क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।